दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। आज और कल में हम लोग जो मतलब ये जो पहला चैप्टर है अपना सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन वो पूरा कंप्लीट कर देंगे। जितने सारे क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे मैं कवर कर लूँगी। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से। तो जल्द से जल्द मैं चाहती हूँ कि नवंबर तक अपना पूरा सोशियोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, मेंस रिलेटेड सब्जेक्ट जो है वो कवर करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि मैं रेगुलरिटी नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि मेरी भी जॉब होती है, तो मुझे भी 10 to 6 जॉब करना होता है, उसके बाद आके मुझे अपनी पढ़ाई करनी होती है। सो इसीलिए मैं कभी कभी रेगुलर हो जाती हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि रोज़ का रोज़ जो है कम से कम 2 वीडियोस डाला करूँ और रेगुलरिटी मेंटेन करूँ। अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है, सब कुछ फ्री है और जितना हो सके मैं इसमें अपना जो है इनपुट देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी क्या है ये तो आपको पता चले गया इतने सारे क्वेश्चंस करके कि सोशियोलॉजी क्या है। एक ग्रुप की, एक सोसाइटी की स्टडी। सोसाइटी कोई भी हो सकती है, चाहे वो हाई सोसाइटी, अंबानी टाइप सोसाइटी हो या फिर लो सोसाइटी जो एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली की, जो स्लम्स वाले एरिया में रहने वाले उनकी सोसाइटी हो। तो किसी भी सोसाइटी को स्टडी करना दैट इज़ सोशियोलॉजी बेसिकली। और हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल से रियल लाइफ एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा दिमाग में बैठे रहेगा। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंस में आपको बहुत भयानक याद करना पड़ेगा सब कुछ। सो इसीलिए सोशियोलॉजी जितना हो सके रियल लाइफ इंसिडेंट से कोरिलेट करके आंसर लिखो, पॉइंटर वाइज बनाओ और पॉइंट्स याद रखो और उसे एग्जाम टाइम पे ही बना के लिखो। सो आज का हमारा मेंस का सवाल है, सोशियोलॉजी इज प्री एमिनेंटली अ स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, एक्सप्लेन। ये जो सोसाइटी है, ये आज की जो सोसाइटी है, ये ऐसे हमेशा से नहीं था, ठीक है ना। एक एवोल्यूशनरी पैटर्न देखने को मिलता है। पहले हम लोग थे, मतलब जैसे जब हमारी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। भारत का एग्जांपल ले लो ना, आज़ादी से पहले हम लोग बेसिकली कृषि बेस्ड इकोनॉमी थे। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, ना हमारे पास ट्रेन थी, कुछ भी कम्युनिकेशंस नहीं था। अंग्रेज़ आए, उन्होंने थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन किया, मतलब वेस्टर्नाइजेशन की तरफ हमें ढकेला और हमारी सोसाइटी थोड़ी थोड़ी परिवर्तन होने लगी। वो सब छोड़ो, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, सुनो। खाने का एग्जांपल लेते हैं, खाने का प्लेट है पिज़्ज़ा, ठीक है, पिज़्ज़ा लेते हैं। तो आप एक पिज़्ज़ा को, जस्ट अ सेक, आप एक पिज़्ज़ा को दो तरह की सोसाइटी के सामने रखो। एक तो अपने जैसे मतलब वेल एडुकेटेड, मतलब अपर मिडिल क्लास लोग के सामने रखो, और एक जो है एकदम लोअर लोअर क्लास के लोग, जिन्होंने कभी पिज़्ज़ा देखा ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों के सामने आप पिज़्ज़ा रखो। जो ये अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो क्या करेंगे, छुरी कांटे से, एटिकेट से, जो ईटिंग हैबिट्स है थोड़ा स्टाइल से खाएंगे। और जो ये जिन्होंने पिज़्ज़ा कभी देखा ही नहीं है, वो पहले तो देखेंगे ये चिवी चिवी सा क्या है उसके बाद वो पूछेंगे कि खाते हैं क्या करते हैं, कोई कोई तो फेंक के मारेगा, चलो बॉल सिक्सर। तो ये इस तरह का सोसाइटल डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक जो हमने ट्रैवल किया है, इसके बीच में बहुत सारे फेजेस हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जो गैप है, ये जो फेजेस है फ्रॉम दिस टू दिस, इन फेजेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में सोशियोलॉजी की थोड़ी सी तारीफ लिखेंगे, मतलब बेसिक्स, Sociology is one of the number of social sciences that attempts to explain and understand the behavior of human beings in society. ये तो आपको पता चल ही गया होगा सोशियोलॉजी क्या है, कि एक सोसाइटी में जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स मिलके, कलेक्टिव इंडिविजुअल्स मिलके किस तरह का बिहेवियर पैटर्न जो है शो करते हैं, दैट इज़ बेसिकली सोसाइटी। सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी क्या है, आप में जिस तरह से एक ग्रुप बन के क्या करते हैं, किस तरह के पैटर्न्स दिखाते हैं, दैट इज सोशियोलॉजी। Some sociologists believe that human societies have passed through certain broad phases of development. Many sociologists distinguish between pre-modern and post-modern societies.
सम सोशियोलॉजिस्ट जो है वो ये बिलीव करती है, जैसे कि मैंने पिछला एग्जांपल दिया था, फ्रॉम दिस लोअर मिडिल क्लास अनसिविलाइज पर्सन टू दिस सिविलाइज पर्सन, यहाँ पे ये जो गैप था ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में गुजरा है, और इन ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम लोग स्टडी करेंगे, और बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट इसके ऊपर ही स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट वाज प्री मॉडर्न सोसाइटी। जब मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था उस दौरान भी सोसाइटी किस तरह की थी, ठीक है जी, इस तरह की थी बेसिकली। Pre-modern society took a number of forms. Anthony Giddens distinguishes between three main types: hunting and gathering societies, pastoral and agrarian societies, and non-industrial civilization. यहाँ पे जो है प्री मॉडर्न सोसाइटी आपको इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बताया जाए तो प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ की जो झलकियाँ हैं वो भीमबेटका के केव्स में आपको कार्व की हुई मिलेंगी, जहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग की जो इमेजेस है, पेंटिंग्स हैं, वो वहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी लस्टरियस कलर्स से जो है वो वहाँ पे दिखाया गया है। अगर आपको मौका मिले कभी भीमबेटका केव देखने का तो देख के आएगा, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ को एंटनी गिडन्स ने तीन फॉर्म्स में बांटा है या डिफरेंशिएट किया है। फर्स्ट फॉर्म इज हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, वो सोसाइटी जो अपना लाइवलीहुड पूरा करती थी बाय हंटिंग एंड गैदरिंग। दे वर नॉट इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, दे वर नॉट इन्वॉल्व इन पैस्टोरल एक्टिविटीज़। वो अपना खाना हंट करते थे, वो लेके आते थे, वो बना के खाते थे। दैट वॉज देयर लाइफ। उसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट की ओर आए और उनको लगा कि भाई अगर हम लोग ये है हंटिंग और गैदरिंग की जगह पे अगर हम लोग अग्रेरियन यानी कि जो खेती है थोड़ा बहुत होम के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए फार्मिंग करें और वही उगा के खाएं तो और ज़्यादा हमको बेनिफिट मिल सकता है, और ज़्यादा हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन डिमांड्स पूरी हो सकती है। तो एक और तरह की सोसाइटी थी दैट वेयर पेस्टोरल एंड अग्रेरियन सोसाइटी। और तीसरा था नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। जो नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन था दे वेर मतलब उनमें जो था एक तरह का हाइब्रिड था। दे वेर बोथ इंडल्ज इन हंटिंग एंड दे वेर बोथ इंडल्ज इन अग्रेरियन। इन दोनों का जो था ये बेसिकली हाइब्रिड था, लेकिन एडवांस नहीं था। दे वेर नॉट इंट्रोड्यूस टू इंडस्ट्रीज। इन तीनों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये नाम याद रखिएगा कि किन्होंने डिस्टिंगाइज किया था ऑफ द प्री मॉडर्न सोसाइटीज, दैट वाज एंटनी गिडन्स। एंटनी गिडन्स ने थ्री टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ को डिस्टिंगाइज किया था इन द प्री मॉडर्न टाइम्स, दैट वाज द हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, पेस्टोरल एंड अग्रेरियन सोसाइटी एंड नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जस्ट अ सेक। तो सबसे पहले बात करते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ की। The earliest human societies survived by gathering fruit, nuts and vegetables and by hunting or trapping animals for food. जो earliest society था, जब civilization नहीं था, तो वहाँ पे जो सोसाइटी बनी थी वो बहुत कम लोगों की ट्राइबल पॉपुलेशन थी, अराउंड 50, मतलब मैक्स टू मैक्स 50। वो लोग क्या करते थे, शिकार पे जाते थे, कुछ लेके आते थे, वो खाते थे, पकाते थे, सो जाते थे। उनकी लाइफ यही थी, ना कोई मार काटी ना कुछ। दिस वे हंटिंग एंड गैदरिंग, दे लिव्ड बाय हंटिंग एंड गैदरिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग। उसके बाद पेस्टोरियल एंड अग्रेरियन सोसाइटी। दिस इज़ अ पेस्टोरल्स। पेस्टोरल्स मतलब आपको जैसे कि अभी के टाइम पे अगर हम लोग देखें जो जम्मू एंड कश्मीर साइड में होते हैं जिसके ऊल बनते हैं, पश्मीना ऊल के जो पेस्टोरियल जो कम्युनिटी है वो पश्मीना ऊल को बनाते हैं। तो वो लोग क्या होता है, एग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी होता है, जो यहाँ से वहाँ जो है बंजारेस टाइप जो होते हैं वो जाते हैं और एग्रीकल्चर बेस्ड अपना लिविंग जो है वो करते हैं। वो कैटल रियरिंग भी करते हैं और एग्रीकल्चर भी मतलब वो लोग करते हैं, एग्रीकल्चर भी एम्प्लॉय करते हैं और कैटल बेस्ड रियरिंग भी करते हैं। According to Giddens, pastoral societies may hunt and gather, but they also keep and herd animals. यहाँ पे ये जो pastoral societies था, they thought कि instead of hunting, हम लोग अगर एक जानवर को मार देते हैं, instead of taking the meat for one time, we can rear them. ये अपने बच्चे देंगे, एक जानवर अपने 2 बच्चे देगा तो हम वो दोनों को खा सकते हैं इंस्टेड ऑफ रियरिंग दैट। तो आप लोगों ने कहानी तो सुनी होगी, एक बार एक मुर्गी जो है वो सोने की अंडी देती थी, ठीक है।
तो रोज़ 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 वो सोने के अंडे देती थी। जो उसका ओनर था, उसने सोचा कि भाई ये एक ही बार में अगर मैं मुर्गी को मार डालूं तो मेरे को सारे जो अंडे हैं वो सब मिल जाएगा। जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे ये जो हमने मुर्गी की कहानी देखी थी कि जो उस ओनर था उसने मुर्गी को मार डाला इस लालच में कि एक ही बार में मेरे को सारे सोने के अंडे मिल जाएगा, लेकिन उसको मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। कुछ नहीं मिला उसको। तो ये जो अपने जो थोड़े से एडवांस सोसाइटीज़ थे जो पेस्टोरियल एंड एग्रेरियन, उनको पता था कि भाई ऐसे अगर हम लोग हंट करेंगे ना तो कुछ नहीं बचेगा। तो उन्होंने क्या किया कि दे स्टार्टेड रियरिंग एनिमल्स। तो मान लीजिए मुर्गी, मुर्गी को उन्होंने रियर करना स्टार्ट कर दिया। तो एक मुर्गी अंडे दिए, दो तीन अंडे दिए, और अंडे नहीं और मुर्गी पैदा करना स्टार्ट किया। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक मुर्गी दे गॉट 2 to 3 चिकन्स। तो इस तरह का दिमाग लगाया उन्होंने और दे स्टार्टेड रियरिंग एनिमल्स। उन्होंने अपनी हंटिंग नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया। अब बात करते हैं अग्रेरियन सोसाइटी के बारे में। अग्रेरियन सोसाइटी रिलाई लार्जली ऑन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टू फीड देमसेल्फ. Food such as grain is stored and it is possible for individuals to accumulate substantial personal wealth. Agriculture remains the main way of earning a living in many parts of the world even today. आपको तो पता ही है कि हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, पहले से ही अब तक भी। हम लोग कृषियों को, मतलब अभी तो आप यूपीएससी भी देख चुके हो कि यूपीएससी को किसानों से कितना ज़्यादा प्यार है, तो पेपर ने तो दिखाई दिया। तो हम हमारे लिए ना किसान आर द बैकबोन ऑफ अस, वो हैं तो हम हैं। तो अग्रेरियन सोसाइटी रिलाई लार्जली ऑन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टू फीड देमसेल्फ। उस टाइम पे जो अग्रेरियन सोसाइटी थी वो बेसिकली जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स थी जो अपनी सब्सिस्टेंस के लिए, अपने सेवन के लिए ही बनाती थी। दे डिडंट यूज इट टू एक्सचेंज गुड्स और एक्सचेंज इट फॉर मनी। वो बेचने के लिए नहीं बनाती थी, वो सिर्फ अपने सेवन के लिए। ये मेरा घर है, इसके घर के बाहर मैंने मूली और भिंडी उगाई तो ये मैं ही खाऊंगा, ये मैं बेचूंगा नहीं। दैट वॉज देयर मेंटालिटी। और उनके पास जितना एग्रीकल्चरल मतलब डिपॉजिट्स था, जितना एग्रीकल्चरल क्या था, मतलब सेविंग्स था, वही उनके लिए सोना चांदी के बराबर था। उनकी वेल्थ क्या थी कि उनके पास कितने ग्रेन्स हैं, कितने वो है कंपेयर टू अदर्स। दैट वाज देयर वेल्थ एट दैट टाइम। ओके, now we're gonna see what was non-industrial civilization. According to Giddens, they were based on the development of cities, showed very pronounced inequalities of wealth, and were associated with the rule of kings and emperors. तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सोसाइटी था, इट वॉज बेसिकली डोमिनेटेड बाय द किंग्स एंड एम्पियर्स। वहाँ पे इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ था, जहाँ पे जो किंग्स और एम्पियर क्लास के लोग थे देवर अंधाधुन पैसा उनके पास, अंधाधुन धन उनके पास, सब कुछ था। और जहाँ पे दूसरे साइड पे जो कॉमन पीपल थे उनके पास खाने तक को रोटी नहीं था। तो दिस देयर वे सर्टेन इनइक्वालिटीज, नो डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ द लॉर्ड्स। मतलब जो किंग्स और एम्पियर्स थे उनका ही राज बोलबाला था। ठीक है जी। Compared to the hunting and gathering and early pasteurization societies, they were more developed in the areas of art and science and more institutionalized and centralized system of government. यहाँ पे एज कम्पेयर टू हंटिंग एंड गैदरिंग और एज कम्पेयर टू द एग्रेरियन सोसाइटीज़, यहाँ पे जब किंग्स वगैरह के रूल्स आने लगे या नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जब टाइम आया, दे वेर कंपेरेटिवली मोर एडवांस, क्योंकि उनके पास पैसे थे, रिसोर्सेज थी, लग्जरियस लाइफ थी। एंड टू गेन मोर लग्जरीज दे वेर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग मोर लग्जरियस आइटम्स। एंड ये कैसे डेवलप कर सकेंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ के, है ना। अगर मेरे को गर्मी लग रही है और मेरे को मतलब कुछ बनाना है कि मैं अपना जो है उस टाइम पे एसी नहीं था, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एसी का कॉन्सेप्ट नहीं बना और मुझे भयंकर गर्मी लग रही है, अंधाधुन पैसा है मेरे पास और मुझे कुछ भी करना है कि आई कैन नॉट टॉलरेट द हीट, तो आई गिव समवन पैसे एंड यू डू रिसर्च एंड डू वट एवर यू वांट टू डू, बट मेरे को गर्मी से बचाओ। तो दिस वाज एन इनिशिएटिव towards the science and technology and towards a bit of modernization.
तो ये तो हमने देखा था व्हाट वेर द फीचर्स ऑफ प्री मॉडर्न सोसाइटीज एज पर गिडेंस। नाउ मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चंस कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ फ्रॉम और प्री मॉडर्न टू मॉडर्न स्टेज और मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स क्या क्या थे वो हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो हमारा था अभी प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ वो बेसिक प्रीव्यू था, मतलब पहले क्या था मॉडर्न सोसाइटी के। अब ये अपना मेन कॉन्टेक्स्ट है कि मॉडर्न सोसाइटी के दौरान कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए और क्या हुआ। तो प्री मॉडर्न सोसाइटी के एसोसिएटेड जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट थे दैट वाज गीडेंस, और मॉडर्न सोसाइटी के क्लासिफिकेशंस में जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं दैट वाज ली एंड न्यूबी। ली मतलब ब्रेटली की तरह याद करिएगा, और न्यू ब्रेटली इस तरह से याद करिएगा। न्यू ब्रेटली मतलब न्यू मॉडर्न सोसाइटी, इस तरह से याद करिएगा तो याद हो जाता है, मैं ऐसे याद करती हूँ। Lee and Newby identified four major transformations that took place, which was industrialism, capitalism, urbanism and liberal democracy. ये चार ट्रांसफॉर्मेशंस जो थे वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी के फीचर्स थे एंड दे वेर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और ये किसने बताया था? ब्रेटली और न्यू ब्रेटली ने। ठीक है जी। सबसे पहला फीचर वाज industrialism. The Industrial Revolution, which started in the late 18th century, transformed the Britain and later other societies from economies based on agriculture to economics based on manufacturing. तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो टाइम था इट वाज आल्सो कॉल्ड एज मशीन एज। उसके बारे में हम लोग डिटेल में वीडियो जो है, क्वेश्चन ही है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था ऑन द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ब्रीफ ओवरव्यू देख लीजिए कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया था टुवर्ड्स द लेट 19th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी इन ब्रिटेन, जो कि धीरे धीरे हर पार्ट्स में बहुत सारे वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो स्प्रेड हो गया था। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन्स। पहले क्या होता था, इंसान अपना काम कराने के लिए हैंडमेड लेबर यूज़ करते थे, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तब इंस्टेड ऑफ द हैंडमेड जो टूल्स हैं मशीन यूज़ किया गया, स्टीम एनर्जी यूज़ किया गया, एंड देयरफॉर दिस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एरा बिटवीन द लेट 18 to early 19 was also called as the machine age. New technology led to massive increase in industries, first in the cotton industries and then to the other industries. तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जो पहला इंडस्ट्रीज इमर्ज होके आया था दैट वाज द कॉटन इंडस्ट्री, ये नाम याद रखिएगा। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वो बनने लगी, जिससे क्या हुआ, ग्लोबल ट्रेडिंग बढ़ने लगी। उसके बाद वर्कर्स जो थे, जो पहले एग्रीकल्चरल वर्कर्स थे, वो बहुत सारे, मतलब एक फैमिली में बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो वर्कर्स थे वो फिर माइग्रेट होने लगे टूवर्ड्स द सिटीज़ और उनकी फैमिली का जो स्ट्रक्चर था रीऑर्गेनाइज होने लग गया। ठीक है, दिस वाज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। दूसरा है कैपिटलिज्म। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो पीरियड था इट वाज आल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। क्यों बोलते हैं ये हम लोग डिटेल में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाला वीडियो देखेंगे वो उसमें डिटेल में एक एक वर्ड एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो हम लोग देखेंगे। सो नेक्स्ट फीचर इज कैपिटलिज्म। Closely connected to the development of industrialism was the development of capitalism. Capitalism involved wage labor and business run for the purpose of making a profit. Just a second. सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ जो था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के एरा को इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म भी बोला जाता है, क्योंकि उस दौरान कैपिटलिज्म का जो है वो जन्म हुआ था। क्लोजली कनेक्टेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म वाज द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है कि कुछ कैपिटल मतलब क्या, पैसे, प्रॉपर्टी, पावर, ये अगर कुछ लोगों में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो इट इज़ बेसिकली इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे जिनके पास सबसे ज़्यादा कैपिटल होता है वो लोग क्या करते हैं, लेबर्स को एम्प्लॉय करते हैं और उनको वेज सिस्टम पे नियुक्त रखते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, और वो लोग ये बोलते हैं कि हमारे हिसाब से तुम प्रोडक्शन करोगे और हमारे हिसाब से जो फिनिश गुड होगा वो भी तुम हमको दोगे।
जिस तरह से जिस कंडीशंस में हम तुमको रखेंगे तुम वही रहोगे, तुमको बस इसके बदले में थोड़ा सा हम लोग डेली वेजेस जो है वो देंगे, और दैट भी ना तुम्हारा गुड्स और प्रोडक्शन पे कोई जो है तुम्हारा कोई हक होगा, तुम हमको बना के दोगे, फिनिश गुड पे भी तुम्हारा कोई हक नहीं होगा, ना कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में तुम्हारा कोई हक होगा। दिस वॉज बेसिकली इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। Capitalism involved wage labor and business run for the purpose of making a profit. तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा इंडिया एट प्रेजेंट जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, ना ही वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वो दोनों का मिक्सचर है, और इसीलिए इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो कैपिटलिस्ट इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है कि वहाँ पे अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है, कि कौन सी प्रोडक्शन में अपना प्रॉफिट दिखेगा। तो यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जिनके पास इनॉर्मस रिसोर्सेज होते हैं, पैसे उनके पास, अगर हम लोग कन्वीनियंट टर्म्स में यूज़ करें, अगर पैसे उनके पास ज़्यादा होते हैं तो वो वही देखेंगे कि कौन से लेबर से उनको प्रॉफिट मिलेगा। दे विल नॉट कंसिडर एनी काइंड ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की इस वर्किंग इतना वर्किंग आवर्स होना चाहिए, लाइक 7 आवर्स फॉर वुमेन एंड समथिंग लाइक दैट। जैसे कि हमारा फैक्ट्रीज एक्ट बनाया था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, फैक्ट्रीज एक्ट के दो अमेंडमेंट्स, दो फैक्ट्रीज एक्ट बने थे, लेकिन वहाँ पे जो कैपिटलिज्म में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं था, कोई एथिक्स नहीं था, बस उनका मोटिव ये था कि हम तुमको पैसे देंगे, बाद में तुम हमारी डबल इनकम कराओ। अगर वेज वर्कर्स को मान लो 20 रुपये मिलता है, तो बदले में वर्कर से इतना काम कराया जाता था दैट टू गेट ट्रिपल और 4 टाइम्स आउट ऑफ इट, वर्कर से 500 रुपये का काम कराया जाता था। दैट वॉज बेसिकली एक्सप्लॉइटिव एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। Before the advent of capitalism, many peasants worked for themselves, living off the produce they could get from their own land. जैसे कि मैंने बताया इससे पहले ही कि जो इससे पहले का जो प्री मॉडर्न एरा था, वहाँ पे एग्रीकल्चरल बेस्ड लोग थे, वहाँ पे कैटल रियरिंग किया जाता था, या फिर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो वो बनाते थे वो खुद ही कंज्यूम करते थे। दे डिडंट गिव इट टू एनीबडी। वो अपनी जो मेहनत की कमाई से जो क्रॉप्स उगाते थे वो अपनी या अपनी फैमिली के लिए ही इस्तेमाल किया करते थे, उनको बेचते नहीं थे। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जब आया तब वो क्या करने लगे कि कैपिटलिस्ट, मान लीजिए उन्होंने बोला कि हम तुमको ये ज़मीन देंगे, तुम हमको 10 क्विंटल चावल उगा के दो और उसके बाद तुम हमको दे दो, इसके बदले में हम तुमको डेली वेजेस जो है वो देंगे। दिस वॉज काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, आप उगाओ लेकिन उस पर आपका कोई हक नहीं है। Increasingly, peasants lost their land and had to rely upon earning a wage either as agricultural labor or as worker in the developing factories. तो आप लोगों ने देखा ही था कि हमारे हिंदुस्तान में भी जब ब्रिटिशर्स आए थे तब उन्होंने क्या किया था, जो पीजन्स थे, रियायतवारी सिस्टम था, उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट था, ज़मींदारी सिस्टम था, इजाज़दारी सिस्टम था, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के अंदर जो था वो क्या किया था ब्रिटिशर्स ने बेसिकली, कि जो पीजन्स थे उनकी ज़मीन ले ली थी या फिर ज़मींदार्स को दे दिया था, और पीजन्स जो थे अपने ही लैंड पे किराए के वर्कर्स बन के रह गए थे। दिस इज़ बेसिकली कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब बात करते हैं हम तीसरे जो मॉडर्न एरा के जो फीचर है, दैट इज़ अर्बनिज्म। अर्बनिज्म मतलब जिस तरह से अर्बन सिटीज़ का डेवलपमेंट होना, ये धीरे धीरे करके सिटीज़ जैसा घर बनने लगे, एम्यूनिटीज़ बनने लगी, क्योंकि जो वर्कर्स थे गांव में, जो वर्कर्स थे जिनको डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया था, उनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं थी, तो दे मूव्ड आउट इन सर्च ऑफ फूड एंड इन सर्च ऑफ शेल्टर टू सिटीज़, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज बनने लगी थी। तो वहाँ पे काम की सर्च में वो लोग फैक्ट्रीज़ में आने लगे, और जब वो आने लगे तो उनको रहने के लिए देने के लिए जो है घर बनने लगे, और इस तरह से अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई। A massive movement from rural to urban areas accompanied the development of industry. The population no longer needed to be thinly concentrated in agricultural land and was increasingly concentrated in the center of capitalist industry. तो जैसे कि मैंने कहा, पहले क्या था कि
एग्रीकल्चरल लैंड में विलेजेस में लोग रहते थे, जो कमाते थे वही खाते थे, और ना कि उनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना था, ना ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ दूर दूर का वास्ता था। लेकिन जब फैक्ट्रीज बनने लगी तो अपने अर्निंग के लिए, अपनी फूड के लिए, अपनी शेल्टर के लिए, गुजारा करने के लिए वो लोग क्या किया, उन्होंने सिटीज़ में, शहरों में जाने लगे। और शहरों में काम की तलाश में जैसे ही गए तो वहाँ पे उनके रहने के लिए उन्होंने घर वगैरह बनाना स्टार्ट किया, और उस तरह से उन लोगों का जो है एक तरह का रीऑर्गेनाइजेशन होना स्टार्ट किया। पहले अगर कोई फैमिली, पूरी जॉइंट फैमिली 10 मेंबर की फैमिली थी, फिर रीऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, वो लोग चले गए शहर अपने माँ बाप को छोड़ के। इस तरह का रीऑर्गेनाइजेशन जो था वो देखने को मिलता है। Urbanism. Urbanism was the growth of towns and cities, brought with it numerous social problems such as crimes, riots, health problems caused by overcrowding, etc. देखो, क्योंकि अर्बनिज्म तो उन्होंने कर लिया था, लेकिन वहाँ पे दो चीज़ें नहीं हुई थी। बेसिकली फर्स्ट थिंग क्या था कि मतलब उनको जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था वहाँ पे लोगों की वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा जा रहा था। फर्स्ट थिंग ये था कि लोगों को अपनी जो कैपिटलिस्ट थे वो अपनी प्रॉफिट मोटिव से कर रहे थे। देवर कि हाँ वर्कर आओ, वाओ आओ, हमारे मतलब जितने ज़्यादा वर्कर होंगे, मोर मैन मोर वर्क, ज़्यादा काम उनको मिलेगा। लेकिन उन वर्कर्स की सेफ्टी के लिए उन्होंने कोई प्रोविज़न नहीं लिया। हाइजीनिक कंडीशंस नहीं था, जो वर्क प्लेस था उनका वो बहुत अनहाइजीनिक था, वुमेन के लिए सेफ नहीं था, रायोट्स होने लगे और ओवरक्राउडिंग हुआ, जिसकी वजह से बीमारियां होने लगी, डेंगू एंड ऑल, क्योंकि अनहाइजीनिक कंडीशंस था, अनसैनिटाइजिंग था, और ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर का कोई ठिकाना नहीं था। इतने सारे लोग आ गए थे एक ही बीच में, तो कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं मान रहे थे, रायोट्स होने लगे थे, झगड़े होने लगे थे, एक प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं देखने को मिला था अर्बनाइजेशन का, और ये था ड्रॉबैक अर्बनाइज्म का। Again, there's another feature in this modern era, that is liberal democracy. Before the change of the 18th and 19th centuries, the right of kings and queens to rule was rarely questioned. But however, in the French Revolution of 1890, the French monarchy was overthrown and there was a new emphasis on the citizenship rights of individuals. फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले, मतलब 18 और 19 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान जो था, जैसे कि अभी हमने देखा था प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, प्री इंडस्ट्रियल एरा जो था, उसमें क्या था कि मोनार्क और किंग्स का जो है उन्हीं का मतलब सब कुछ था, वही सब कुछ, ऑल इन ऑल थे, दे वर एवरीथिंग। वो जो भी रूल बोलते थे दैट वाज पत्थर की लकीर, उसको कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता था। लेकिन आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जहाँ पे जो एक ड्रास्टिक चेंज हुआ, जहाँ पे ये जो मोनार्क्स थे उनको क्वेश्चन किया गया, उनको चैलेंज किया गया, एंड इवेंचुअली उनको ओवरथ्रो कर दिया गया, एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर ही ये ट्रिनिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो गोल है वो स्टैब्लिश किया गया। एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सारे विश्व में ये फैला दिया गया कि देखो, मोनार्की इज़ नॉट गॉड, उनको भी चैलेंज किया जा सकता है, अगर वो गलत है तो यू नीड टू सेलिब्रेट योर डेमोक्रेसी, योर इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ये पूरे वर्ल्ड को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। टू एम्फसाइज टू अपनी डेमोक्रेसी को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, अपनी डेमोक्रेसी को कभी भी मतलब झुकना नहीं चाहिए। यू हैव द डिग्निटी टू लिव विद सर उठा के जियो, और ये जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सब पूरे विश्व को क्लियर कट मैसेज मिला। अब हम बात करते हैं मॉडर्निटी। ओवरऑल हमने क्या सीखा, व्हाट इज मॉडर्निटी? Taken together, the changes described above are seen as characterizing modern societies. तो ये है मॉडर्न सोसाइटीज़ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। अर्बनाइजेशन हुआ, उसके बाद लिबरेट मतलब डेमोक्रेसी करना हमने सीखा, कैपिटलिज्म भी हुआ था। तो ये बेसिकली दिस वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। Modernity involved the following concept: a belief in the possibility of human progress, rational planning to achieve objective, a belief in the ability of science and technology and to solve human problems.
तो मॉडर्निटी क्या था? इट वॉज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट. फर्स्ट, इट वॉज बेस्ड ऑन रैशनलिटी रैदर ऑन कि जैसे पहले चर्च के जो अथॉरिटीज़ थे वो जो भी मतलब डिक्लेयर कर देते थे, इट वॉज लाइक पत्थर की लकीर, या किंग्स एंड मोनार्क्स जो थे वो जो भी बोलते थे उनको कभी चैलेंज नहीं किया जाता था. बट यहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी जो था, इट वॉज बेस्ड ऑन रैशनल थिंकिंग कि है तो क्यों है, रीज़न बताओ, हम ऐसे नहीं मानेंगे. उसके बाद साइंटिफिक नॉलेज, उसके बाद ह्यूमन प्रोग्रेस के ऊपर ये मॉडर्न सोसाइटी जो था वो बेस था. तो अब आते हैं हम लोग अपने कंक्लूजन की ओर. ये चार्ट आप लोग याद रखिएगा कि पहला आया था एग्रीकल्चर, उसके बाद रूरल, उसके बाद इनफॉर्मल सेंट्रल फेस टू फेस फैमिली, उसके बाद रिलीजन ट्रेडिशन, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, ट्रांजिशन टू मॉडर्निटी. ये किस तरह से मॉडर्निटी तक हम लोगों ने ट्रांजिशन किया. ठीक है जी, ये चार्ट जो है ये याद रखिएगा, बेसिक जो है माइंड मैप के लिए काम आएगा. तो अब आते हैं हम लोग अपनी कंक्लूजन पे. सोशियोलॉजी डेवलप्ड अलोंगसाइड मॉडर्निटी एंड इट वाज टेंडेड टू बी बेस्ड ऑन सिमिलर फाउंडेशन. Thus, early sociologist theories tended to believe that sociologists could and would progress, that scientific principles could be used to understand sociology. तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी डेवलप्ड हैंड इन हैंड विथ मॉडर्निटी. जिस तरह से मॉडर्निटी डेवलप हुआ था, रैशनल थिंकिंग साइंटिफिक लाइंस पे प्रोग्रेस हुई थी, तो ठीक उसी तरह से मॉडर्निटी जो है ठीक उसी तरह से सोशियोलॉजी जो है वो भी डेवलप हुआ था. एंड दैट्स वाई बोथ का जो फाउंडेशन था ऑफ द सोशियोलॉजी एंड मॉडर्निटी, बोथ आर ऑफ द सेम, मतलब एक ही माता के दो बच्चे, ऐसा आप मान सकते हो. दिस जिस फाउंडेशन पे मॉडर्निटी का जन्म हुआ, उसी फाउंडेशन पे सोशियोलॉजी का जन्म हुआ. Thus, early sociological theories tended to believe that societies could and would progress if scientific principles could be used to understand sociologies. यहाँ पे जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी सोचा कि सोसाइटीज़ जो है वो प्रोग्रेस तभी किया जाएगा जब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाएंगे टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी. क्योंकि देखो, मॉडर्नाइजेशन कब हुआ? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज यूज़ किए गए, नए नए टेक्निक्स किए गए. नए नए टेक्निक्स क्यों बनाए जाते, कैसे बनाए जाते हैं? फ्रॉम साइंटिफिक एवोल्यूशन. और सोशियोलॉजी और मॉडर्निटी दोनों का फाउंडेशन बेसिकली सेम है. तो अगर मॉडर्निटी साइंटिफिक एवोल्यूशन से होता है तो बट ऑब्वियस है सोशियोलॉजी भी साइंटिफिक एवोल्यूशन से ही होगा. तो ह्यूमन प्रोग्रेस तभी होगा जब साइंटिफिक एवोल्यूशन होगा एंड ऑन द सेम लाइंस विथ मॉडर्निटी. तो मॉडर्निटी एंड सोशियोलॉजी आर बोथ बेस्ड ऑन द सेम लाइंस. तो ये है हमारी वीडियो का एंड. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ. थैंक यू.